जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक देखा कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ईटीसी में है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, जो किस तरह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके देन इट मूव्स इनटू द व्हाट इन द मैट्रिक्स में, वहाँ पे वाटर बना देते हैं, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर। ना अभी हम देखेंगे, अब देन उसमें मैंने एक चीज़ और बताया था उस टॉपिक में कि अगर आप देखते हैं प्रोटॉन्स जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मीट करते हैं, एक डेट कैन सेपरेट अप इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे आप देखते हैं तो वो जो आपके प्रोटॉन हैं वो मूव करना शुरू हो जाते हैं मैट्रिक्स से, कहाँ पे, टू वर्ड्स द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। वो कैसे आते हैं, जो बिकॉज ईटीसी में इन दैट टेक प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से सेकेंड कॉम्प्लेक्स थर्ड कॉम्प्लेक्स में जाना शुरू करते हैं, वहाँ पे अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो व्हाट हैपन देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, वो जिसकी वजह से क्या होते हैं, प्रोटॉन मैट्रिक्स से आउटर मेम्ब्रेन में आना शुरू हो जाते हैं। और चीज़ और मैंने वहाँ बताया था कि नो कंसंट्रेशन प्रोटॉन की आउटर मेम्ब्रेन में ज़्यादा हो जाती, तो होना क्या चाहिए था, इट विल मूव शिफ्टेड टूवर्ड फ्रॉम हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। ना वो प्रोटॉन मूव कैसे करते हैं, मूव करते हैं थ्रू F0 F1 चैनल के थ्रू, है ना, वो आज हम देखेंगे वो चैनल, ठीक है, और उस सिस्टम के थ्रू दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो हमारा लास्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, दैट इज फोर्थ स्टेप इज ऑक्सीडेटिव phosphorylation। Oxidative phosphorylation है, oxidative phosphorylation it take place in F0 and F1 particles, F0 and F1 particle, that is present in where, it is present in the crista of the inner membrane of the mitochondria or in the crista of the mitochondria। if you see the diagram, अगर आप डायग्राम देखते हैं, जैसे say for example this is outer membrane of the mitochondria, then crista है, now this is the what, this is crista and this is the outer membrane of mitochondria, outer membrane of mitochondria, and this part is known as crista, or that this one, this part of the crista is known as inner membrane of the mitochondria. This is known as what, inner membrane of the mitochondria, and this is what, this is the inner membrane of mitochondria. Now in the crista there is F0 F1 particles are there, where it is, say for example here, that is one particle, this is known as F0 particle, then इस F0 particle के इस तरफ that stalk are there, then stalks के, then after that there is the particle is known as F1 particle, this is known as
F1 particles and this is F0 particle. Now क्या होता है आपको पता है, ETC टेक प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. वो क्या हो रहा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, हमें पता है ETC के दौरान क्या हुआ, प्रोटॉन रिलीज होना शुरू हुए यहाँ पे, बिकॉज ETC हो रहा है, ETC टेक प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटॉन यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है. देन व्हाट हैपन देन, नाउ बिकॉज इस प्रोटॉन के पास अपना कुछ एनर्जी रहता है, सो दैट इज वे इट कैन मूव with release some energy. प्रोटॉन के पास अपना कुछ एनर्जी है. नाउ इट मूव्स टू passes from F0 particle because it is a part of the crystal. Then यहां से मूव करता हुआ when it enter in the F1 particle. F1 particle consists of important part is that consists of enzyme is known as ATPase enzyme. एक इंपॉर्टेंट एंजाइम इस F पार्टिकल में प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, ATPase एंजाइम. नाउ क्या हुआ, जैसे प्रोटॉन यहां से पास करता हुआ चैनल में पहुंचा, देन जो एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है, इट हेल्प टू बाइंड्स व्हाट, इट हेल्प टू बाइंड्स ADP एंड इट आल्सो बाइंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. और इन द प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज यहां पे मेरे बच्चे कि यहां पे क्या है, बिकॉज ATPase एंजाइम एक्ट कर रहे हैं जब प्रोटॉन आ रहे हैं, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इन द हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP. इस तरह से ATP की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई. दिस साइकिल इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सॉरी, इस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. एक्चुअली क्या हुआ, एक प्रोटॉन आया हैविंग सर्टेन एनर्जी के साथ लीज्ड होते जा रहे हैं. देन F0 F1 पार्टिकल में आते आते क्या हुआ कि F1 पार्टिकल में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है ATPase एंजाइम. ये क्या करता है, बिकॉज इस प्रोटॉन के पास अपना कुछ एनर्जी है, इस एनर्जी को यूटिलाइज करता है, बाइंड्स विद ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी और दिस एंजाइम that will be converted into ATP. अगर मान लो एक प्रोटॉन आएगा एक ATP, अगर दो प्रोटॉन आएगा दो ATP, या तीन प्रोटॉन, इसी तरह से ATP सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है. इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेट. और हमें ये भी पता है, जैसे हमने पीछे क्या देखा था कि एक NADPH2 कितनी ATP फॉर्मेशन करता है, तीन. इट मीन तीन प्रोटॉन आएंगे, तीन प्रोटॉन यहां पे आएंगे तो तीन ATP फॉर्मेशन होगा. अगर इन ETC में, क्योंकि वहां पे कितने हैं, तो ATP की फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसी तरह से ATP बनते जाएंगे. अगर एक प्रोटॉन आएगा एक ATP, और पता लगा किस तरह से बनेगा, वो इस क्रिस्टा से पास करता हुआ जब F0 F1 पार्टिकल, मैंने क्या कहा था शुरुआत में ही, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन F0 F1 पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन द क्रिस्टा ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. और वहां पे जैसे इसकी अपनी कुछ एनर्जी है, नाउ एनर्जी जैसे F0 पार्टिकल में पहुंचेगा, देन F1 पार्टिकल में पहुंचेगा. यहां पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ATP की सिंथेसिस करने में मदद करते हैं, जिनका नाम क्या है, ATPase एंजाइम. और साथ में ये प्रोटॉन के पास अपना कुछ एनर्जी है, जो एनर्जी इसको इसके साथ बाइंड करने में मदद करेगा. इट हेल्प इन द फॉर्मेशन. इस तरह से एक प्रोटॉन आया एक ATP, दो प्रोटॉन आए दो ATP, तीन प्रोटॉन आएंगे तीन ATP. इट मीन एक NADPH2 में इस तरह से ATP की फॉर्मेशन होती है. तब हम लिखते हैं ना कि 1 NADPH2. नाउ जो ही मैं जैसे बता था कि जैसे मैंने क्या लिखना है कि therefore we say एक NADH2 कितने ATP मॉलिक्यूल के बराबर होगा, 3 ATP मॉलिक्यूल के बराबर है. ठीक है. सिमिलरली एक FADH2 होगा तो कितने ATP बनेंगे, 2 ATPs बनेंगे. क्लियर हुआ. इट मीन कहने का मतलब है कि अगर एक NADPH होगा तो कितने प्रोटॉन बनेंगे, तीन, और तीन प्रोटॉन बनेंगे तो कितने ATP. उसी हिसाब से एक प्रोटॉन से एक ATP, दो प्रोटॉन से दूसरा ATP, थर्ड प्रोटॉन से तीसरा ATP, इस तरह से ATP. इट मींस ETC में
कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 में प्रोटॉन जैसे बनना शुरू होंगे तो एटीपी सिंथेसिस हो जाएगा थ्रू द प्रोसेस, और थ्रू द प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और इट इज टेक प्लेस इन अ चैनल. That channel is known as F not F1 particle that is present in the crystal of the mitochondria, or we say in the mitochondria. Understood? और एक चीज और, अगर मान लो FADH2 है तो ETC में FADH2 में क्या होगा, इन ETC में FADH2 में 2 ATP बनेंगे और वहां पे दो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 में प्रोटॉन बनेगा, और जैसे प्रोटॉन बनेगा वो मूव कैसे करेगा, वो एनर्जी बनाए, वो फिर नेक्स्ट साइकिल या प्रोसेस, सॉरी हम क्या साइकिल ना बोले, हम उसकी जगह पे प्रोसेस बोले, जैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फिर दो प्रोटॉन को लेके दो एटीपी की सिंथेसिस इसी तरह से कर देगा. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. नाउ नेक्स्ट स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे हमने पहले हमने क्या देखा कि सारे एरोबिक प्रोसेस देखा ना, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने कहा कर्व साइकिल है, जैसे हमने कहा कि ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट, देन कर्व साइकिल, देन ETC electron transport chain, then is oxidative phosphorylation. Now what are the energy, we say energy sheet है ना, energy sheet of what, energy sheet of respiration, वो क्या है वो हम देखेंगे. ठीक है, that is energy sheets of टोटल कितना एनर्जी बना है ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल कितना एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है, और इसे हम हेडिंग दे दें एनर्जी शीट ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, एनर्जी शीट ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक, जिसमें पहले देखते हैं स्टेप्स कौन से हुए, वेरियस स्टेप्स. वी से एटीपी फॉर्मेशन, हाउ मेनी एटीपी फॉर्मेशन, देन NADH2 और FADH2 का टोटल फॉर्मेशन, देन ग्रैंड टोटल. जैसे फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें, से फॉर एग्जांपल अगर हम इसे टैबुलेटेड फॉर्म में बना लें, जैसे चलें, जैसे से फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस. नाउ ग्लाइकोलिसिस में मेरे बच्चे हमने देखा था टोटल नेट गेन एटीपी का कितना हुआ था, टोटल मिला के 4 एटीपी से 2 यूटिलाइज्ड होके पीछे कितने रह गए, वी सेज 2 एटीपीज, देयर आर 2 ADPs, net gain is 2 ATP. Now FADH2 हमने क्या देखा था कि जब ग्लाइकोलिसिस हुआ था NADH2 फॉर्मेशन हुआ था, है ना, कब, जब जब हमने क्या देखा था, जैसे ग्लाइकोलिसिस हुआ था वेयर जब फ्रुक्टोज 1,6 बाईफास्फेट सेपरेट अप हुआ था, है ना, दो पार्ट में, डेट इज इट कैन सेपरेट अप इनटू व्हाट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिस एल्डिहाइड 3 फास्फेट, है ना, या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एंड ग्लिस एल्डिहाइड 3 फास्फेट. ना जब वो फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें से, फॉर एग्जाम्पल 1, अब वहां पे एक फास्फेट मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, तो उस दौरान क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा था. वो कितना रिड्यूसिंग एजेंट, अगर हमने कहा एक बारी में इतना हो रहा है, अगर 2 बारी में चलेगा तो कितना होगा, कितने NADH2 बनेंगे, 2 टाइम्स. और हमें पता है एक NADH2 में कितने ATP होते हैं, 3, और 2 होंगे तो टोटल कितने ATP सिंथेसिस हुए, 6 ATP.
Now what is the grand total during glycolysis? 6 2 6 plus 2, how many ATPs? There are 8 ATPs. ठीक है, that is the first step. Now second step मेरे बच्चे अगर आपने देखा हो, that is known as decarboxylation of pyruvic acid. जैसे pyruvic acid converted into acetyl coenzyme A, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? That is known as oxidative decarboxylation of pyruvic acid. तो वो वाला स्टेप भी हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो वो क्या है? That is known as decarboxylation, decarboxylation of pyruvic acid. Now जब decarboxylation of pyruvic acid होता है, वहां पे ATP का सिंथेसिस हुआ? कुछ नहीं हुआ, है ना? That is, there is no ATP formation take place during decarboxylation of pyruvic acid. But in the case of here, yeah, of course, एक NADPH2 used हुआ था reducing agent. When what happened? This pyruvic acid is converted into acetyl CoA या coenzyme A. तो अगर दोबारा होगा तो कितना हो जाएगा? We say 2 times NADH2, सेकेंड टाइम जब रिपीट हो तो टोटल ATP कितने बने? There is 6 ATPs. Then gross total कितना रहता है? That is 6 ATPs are formed during decarboxylation of pyruvic acid. Now, if you see third step, that is known as very important, Krebs cycle. Now Krebs cycle में ATP की सिंथेसिस कितनी हुई? Krebs cycle में अगर आप देखो ATP एक ही जगह पे बनाया गया था. कब? जब हमने देखा था सक्सिनाइल या सक्सिनिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, है ना? वहां पे क्या हुआ था? डेट विल फॉर्म व्हाट? जीटीपी फॉर्मेशन हुआ था. अगर हमने पढ़ा था कि एक जीटीपी किसने 1 एटीपी के बराबर है. अगर वो साइकिल रिपीट होता है तो वो कितने एटीपी के बराबर हो जाएगा? 2. देयर आर 2 एटीपीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग Krebs cycle. But in case of NADH2, how many NADH2 formed? There are 3. अगर आपने Krebs cycle देखा, how many NADH2 and कितनी FADH2 बनते हैं? We says 1 FADH2. नहीं, अगर ये 2 टाइम साइकिल रिपीट होता है Krebs cycle, तो 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2. और हमें पता है एक NADPH2 में कितने ATP बनते हैं? 3. That is multiply by 3 and that is multiply by 2 because FADH2 में कितने ATP बनते हैं? 2. तो ये कितना हो गया मेरे बच्चे? That is 18 ATP और यहां पे कितने? 4 ATPs. टोटल बच्चे कितना हुआ? देयर इज 22 ATPs. लेकिन ग्रॉस टोटल कितना हो? 22 प्लस 2 24. 22 प्लस 22. हाउ मेनी ATPs आर फॉर्म्ड? 24 ATPs आर फॉर्म्ड. व्हाट इज द टोटल नाउ? इफ यू सी द टोटल 24 6 30 38 ATPs आर फॉर्म्ड. How many ATPs are formed? 38. But हमने क्या पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATPs बनते हैं. तो क्वेश्चन होता है सर वो 2 ATPs कैसे फालतू आ गए, है ना? वो 2 ATPs माइनस हो जाते हैं. कब? जब इन ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP चाहिए होते हैं किसकी फॉर्मेशन के लिए? 2 NADH2 के लिए. एक NADH2 के लिए एक ATP, 2 NADH2 के लिए 2 ATPs. तो वहां पे इसकी फॉर्मेशन जब हम ग्लाइकोलिसिस में करते हैं, जब इसकी फॉर्मेशन हुआ था इन ग्लाइकोलिसिस में, देयर आर 2 ATPs आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NADH2 और इट मीन 2 ATP वहां पे यूज्ड हुए. 2 ATP
तो पीछे नेट गेन कितना रहा, दैट इज 36 ATPs are formed during aerobic respiration. Understood? Therefore you can mention there, आप लिख सकते हैं therefore aerobic respiration formed how many ATPs? Formed 36 ATPs. क्यों? टोटल कितने बने थे? 38, लेकिन 2 जब इसकी फॉर्मेशन करे थे ग्लाइकोलिसिस में तो वो 2 वहां पे यूज हो गए, तो 36 38 माइनस 2 36। इस तरह से टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं? थ्रू ग्लाइकोलिसिस, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द पायरुविक एसिड एंड क्रब साइकिल, देयर आर 36 ATPs। अगर मैं इस साइकिल को दोबारा से समझाऊं तो बच्चे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। केवल पेपर में क्या पूछा हुआ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बनते हैं? वी सेज 36 ATP। अब क्वेश्चन है कि सर वो 2 ATP किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, उसको समझाने के लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज शटल सिस्टम। शटल सिस्टम में बताऊंगा किस तरह से 2 ATPs आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, NADH2। वहां पे 2 ATPs किस तरह से यूटिलाइज होके तो वो शटल सिस्टम उस ATP को यूटिलाइज करके रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन ए वाले स्टेप इंपॉर्टेंट है, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जैसे ग्लाइकोलिसिस में नेट ATP2 FADH2 तो यहां पर बनता ही नहीं है, यहाँ NADH2 बनते हैं कितने, अगर 2 टाइम रिपीट होगा 6 ATPs आर फॉर्म्ड, ग्रॉस ATP that is 8 ATPs. Now decarboxylation of pyruvic acid, in ATP there is no formation, but in the case of अगर सेकेंड टाइम रिपीट होता है बनता तो है NAD reducing agent, 2 टाइम चलेगा 6 ATPs, then total 6 ATPs. Now Krebs cycle में how many ATPs are मतलब कितना फॉर्मेशन होता है? एक ऐसे देखा तो 1 ATP होता है, लेकिन अगर रिपीट करते हैं 2 टाइम्स 2 ATPs, देन 3 NADH2 बनते हैं और 1 FADH2 बनता है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2। अगर 2 टाइम्स रिपीट होता है 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, एंड आपको पता है एक FADH2 में कितने ATP मॉलिक्यूल होते हैं? 3, और एक FADH2 में कितने ATP मॉलिक्यूल होते हैं? 2, दैट इज इक्वल टू 4 एंड दिस, एंड हाउ मेनी इज, दैट इज 22 ATPs। देन टोटल मिला के कितने ATP बन रहे हैं? 36 ATPs। नाउ एरोबिक अब क्वेश्चन होता है सर हमने पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP बन रहे हैं? दैट इज 36 ATP, लेकिन वहां पे कितना आया मेरे बच्चे? 38। तो 2 कहां लॉस हो जाते हैं? जब NADH2 कहां पे यूज्ड होते हैं ATP? 2 ATPs आर यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर द सिंथेसिस ऑफ NADH2 इन ग्लाइकोलिसिस। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट इज शटल सिस्टम। नाउ जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि वो किस तरह से 36 ATP बनते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन में। इसलिए हमने देखा था, अगर हम पूरा एनर्जी शीट देख रहे थे, तेरा 38 ATPs आर फॉर्म्ड। अब 36 मैंने बाद में लिखा कि वो 2 ATP कहाँ पे यूज हो रहे हैं, वो कैसे यूज होता है, एक सिस्टम हम समझेंगे, दैट इज नोन एज शटल सिस्टम। दैट नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज शटल सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शटल सिस्टम टेक प्लेस। यहां पे कि ATP बनते हैं और वो यूज्ड होते हैं किसके लिए? Did used for what? For the synthesis of reducing agent. Like there are 2 shuttle system. Number 1 is known as glycerol phosphate shuttle system. Glycerol phosphate शटल सिस्टम।
अगर आप इस सिस्टम में देखें, शटल सिस्टम में होता क्या है, इन ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम किस तरह से, मान लीजिए हमने कहा कि दैट इज अ आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आप मेम्ब्रेन है, से फॉर एग्जांपल दैट इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द और भी से माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ए वाला जो पार्ट है ये मेम्ब्रेन किसकी है, माइटोकॉन्ड्रिया की, और ए वाले जो पार्ट है इट इज अ साइटोप्लाज्म। ठीक है, नाउ साइटोप्लाज्म में व्हेन टू, और अगर हम देखें 2 NADH2 will be converted into NAD positive. There is a release of 2 protons and what happened then? अब मेरे बच्चे क्या हो रहा है कि जो A वाला, this is a cytoplasm, this is a mitochondria, this is what, this is mitochondria. Now 2 NADH2 form 2 NAD positive. Now बच्चे क्या होता है कि जो A प्रोटॉन है इसमें मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में क्या होता है, इम्प्रीमिएबल होते हैं, इसे पास नहीं हो पाता। लेकिन ये पास कैसे होगा, जब यहाँ एक अक्रॉस अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब अक्रॉस अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा, देन व्हाट हैपन, देन इट प्रोटॉन मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऐसे इम्प्रीमिएबल है। ठीक है, जैसे यहां पे मूव करते हैं तो आपको पता है एक्टिव प्रोसेस टेक प्लेस, जिसमें क्या हो रहा है, देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ 1 ATP इज रिक्वायर्ड, अंडरस्टूड। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम में जैसे H पॉजिटिव अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहां पे एक ATP चाहिए होती है इसको यहां से यहां तक मूव करने में। क्लियर हुआ ना, वहां पे मैंने बताया था 2 ATP कैसे, एक शटल सिस्टम इसमें, और इस शटल सिस्टम में क्या होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन इंटर करता है इन द ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम, इट कंबाइंड विद FAD positive, that will form what, that will be formed FADH2। क्लियर हुआ, इस तरह से अब जब ये चीज बन रहा है तो एक ATP यहां पे यूटिलाइज होगी, किसको बनाने के लिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट को बनाने के लिए, और दैट काइंड ऑफ शटल सिस्टम व्हेन FADH2 is formed is known as ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम। अब एक और एक शटल सिस्टम होता है, दैट इज नॉन मैलेट एस्पिरेट शटल सिस्टम, दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ, इसके बाद वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड शटल सिस्टम इज नोन एज मैलेट एस्पिरेट शटल सिस्टम। अब इस शटल सिस्टम में क्या होता है, सेम उसी तरह से अगर आप, दिस इज अ मेम्ब्रेन ऑफ द, दिस इज अ सेल और ए साइटोप्लाज्म, एंड ये मेरे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है मान लीजिए। ठीक है, ठीक, दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या हुआ कि जैसे मैं बता रहा हूं कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म में, तो वहां पे NADH2 will be converted into 2 NAD positive and the release of 2 protons। और आपको पता है इस प्रोटॉन को इंटर करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में हमें एनर्जी चाहिए, बिकॉज ये ऐसे इम्प्रीमिएबल है। ठीक है, देन व्हाट हैपन, देन इट when it across this membrane of the mitochondria, it enter in the mitochondria of the cell where 1 ATP molecule is required। एक ATP उस शटल सिस्टम में चाहिए था, कहां पे, that is ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम,
और एक एटीपी यहां पे इसको बनाने के लिए चाहिए, तो कितने एटीपी यूटिलाइज्ड हो गए? 2 एटीपीज। बने कितने थे? 38 बने थे। 2 यहां पे इस तरह से यूटिलाइज होते हैं जब इनकी फॉर्मेशन या सिंथेसिस करना होता है, ठीक है। अब यहां पे इन मैलेट एस्पिरेट शटल सिस्टम इज बाइंड विद NAD positive, it will form NADH2 और ये शटल सिस्टम मोर एफिशिएंट माना जाता है। क्यों? बिकॉज इन दिस शटल सिस्टम 1 NADH2 will form 3 ATP molecules, whereas in the glycerol phosphate shuttle system there are 1 FADH2 is equal to how many ATPs? और हमें पढ़ा था इन दैट शटल सिस्टम में क्या बन रहा था, किसमें? डेटा इन प्रीवियस वाले में जो आपको मैंने बताया था कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम देयर इज 2 ATP फॉर्मेशन टेक प्लेस, हियर देयर आर 3 ATP फॉर्मेशन टेक प्लेस, देन व्हिच वन इज मोर एफिशिएंट? दिस इज द मोर एफिशिएंट शटल सिस्टम वेयर देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल्स। इस तरह से 2 ATP यहां पे यूज्ड होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द शटल सिस्टम। और शटल सिस्टम, अब कोई आपसे कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन पूछे शटल सिस्टम एफिशिएंट कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए मैलेट एस्पिरेट शटल सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहां पे NADH2 के NADH पॉजिटिव के साथ यूटिलाइज करके इट विल फॉर्म NADH2। देयर आर 3 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमें पता है एक NADH2 कितने ATP मॉलिक्यूल के बराबर होते हैं? 3। तो यहां पे दैट इज वाई मोर एफिशिएंट शटल सिस्टम इज मैलेट एस्पिरेट शटल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे फॉर protein, fats and carbohydrates, वो थोड़ा हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है, कि कॉमन पाथवे फॉर प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। जैसे मेरे बच्चे हमने पीछे क्या डिस्कस करा, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट ग्लूकोज इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। अब मेरे बच्चे ग्लूकोज से फॉर एग्जांपल वहीं से हम शुरू करते हैं। पहला हम कार्बोहाइड्रेट का पाथवे देखते हैं, फिर प्रोटीन का देखेंगे, फिर फैट का देखेंगे। वैसे देखा जाए सबस्ट्रेट पहले जो रेस्पिरेशन में आता है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन मानता है कि जो रेस्पिरेशन में सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, देन फैट, देन प्रोटीन, ठीक है। समझते भी हैं वैसे वो किस तरह से। अगर मान लो हमें पता है, से फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट जाऊंगा ग्लाइकोलिसिस, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। मैं थोड़ा फ्लो चार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से कॉमन पाथवे है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी, प्रोटीन के लिए भी और फैट के लिए भी, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, हमने पढ़ा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? वी सेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 6, मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहा हूं, पूरा नहीं अब मैं मेंशन कर रहा, ठीक है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। देन कैन सेपरेट अप इनटू 2 पार्ट, that dihydroxy acetone phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate, ठीक। और इसे हमें पता है, इसके बाद जो डिफरेंट स्टेप आए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, दैट विल फॉर्म व्हाट? पायरुविक एसिड बना। Then this pyruvic acid will be converted into acetylcholine और इस तरह से फिर कर्ब साइकिल चलना शुरू हो जाता है। इस तरह से कर्ब साइकिल चलना शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए, ए तो था जैसे हमने देखा कि ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट के केस में ग्लूकोज इस तरह से ब्रेकडाउन होता है, पायरुविक एसिड में एंटर करता है। द पायरुविक एसिड एसिटाइलकोलिन में जाता है, वहां से एसिटाइल कोएंजाइम ए में जाके कर्ब साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रोटीन। अगर हम देखते हैं
प्रोटीन का जैसे ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन इनटू अमाइनो एसिड फर्स्ट, इट विल बी ब्रेकडाउन इनटू अमाइनो एसिड, ठीक है, ए अमाइनो एसिड। और हमें पता है इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड दैट कंसिस्ट ऑफ वन अमाइनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर मान लो इस अमाइनो एसिड से एक अमाइनो ग्रुप रिलीज हो जाए या निकल जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन है डीअमाइनेशन, डीअमाइनेशन प्रोसेस। अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज डीअमाइनेशन प्रोसेस? इज अ प्रोसेस इन विच अमाइनो एसिड से एक अमाइनो ग्रुप रिलीज हो जाए तो पीछे क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड फिर क्या कहां जाता है, इट विल बाइंड्स टू दिस पायरुविक एसिड। अंडरस्टूड? नाउ इट मींस अगर अब देखो पायरुविक एसिड में आएगा, फिर देन पायरुविक एसिड व्हेन कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोलिन, हाउ मेनी एटीपी, 3 एटीपी और 12 यहां टोटल कर्व साइकिल में टोटल एटीपी कितने हैं, 12 बनते हैं, 12 और 3 15 एटीपीज आर फॉर्म, है ना। अगर मान लो एक अमाइनो एसिड हुआ, कोई आपसे पूछे अगर एक अमाइनो एसिड प्रोटीन स्प्लिट हुआ अमाइनो एसिड में, ठीक है, वे जैसे अमाइनो ग्रुप लीज्ड होता है तो डीअमाइनेशन होता है, देन इट्स बाइंड्स टू द पायरुविक एसिड। नाउ मेरे बच्चे इस पायरुविक एसिड में जो वही चीज समझना है, ठीक है। नाउ हम क्यों कह रहे हैं कॉमन पाथवे है, कॉमन पाथवे इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे भी जब प्रोटीन टूटता है अमाइनो, अगर एक अमाइनो एसिड टूटेगा तो कितने एटीपी बनेंगे, देयर आर 15 एटीपीज। वो कैसे, 3 मेरे बच्चे यहां पे बने थे और 12 यहां बने, टोटल कितने हुए, वी से 15 एटीपीज आर फॉर्म्ड। अगर मैं कहूं कि 10 अमाइनो एसिड कितने एटीपी बनाएगा, देन इज मल्टीप्लाई बाय 10, देन हाउ मच, देयर आर 150 एटीपीज आर फॉर्म्ड। अंडरस्टूड व्हाट आई से? सिमिलर इसी तरह से नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मान लो 10 अमाइनो एसिड से बन रहे हैं तो बताओ कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा, तो आप इस तरह से बता देंगे कि इतने टोटल 15 है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 150 एटीपीज आर फॉर्म्ड। इस तरह से प्रोटीन टूट के इस पायरुविक एसिड में एंटर कर, दैट इज व्हाई वी से द कॉमन पाथवे। नाउ यू कैन से इन द केस ऑफ फैट, देखिए फैट में मेरे बच्चे किस तरह से होते हैं, अगर मैं फैट में बताने की कोशिश, जैसे मान लो से दिस इज ए फैट, हमें पता है फैट कैन स्प्लिट अप इनटू 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, इज नोन एज, वन इज फैटी एसिड एंड अदर इज नोन एज ग्लिसरॉल। ठीक बच्चे, एक ग्लिसरॉल तो इसके साथ मिल जाता है, देन आपको पता है इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ग्लिसरॉल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन विल बी कन्वर्टेड टू ग्लिसरॉल, इसी तरह से वो साइकिल कंप्लीट होता गया। नाउ अब मेरे बच्चे फैटी एसिड, ये फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ दिस फैटी एसिड, इट विल फॉर्म दिस एसिटाइल कोलिन ए या एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, कब, जब बीटा ऑक्सीडेशन होती है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म दिस पायरुविक एसिड। ये क्या बना देता है, ये पायरुविक एसिड बना देता है। क्लियर हुआ? सॉरी एसिटाइल कोएंजाइम ये बनाता है, कब, जब बीटा ऑक्सीडेशन होती है फैटी एसिड की। अब मेरे बच्चे एक चीज और मैंने आपको बताना था, अगर हम कहते हैं मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड मीन एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल, आई से डाइग्लिसराइड 2 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल, आई से ट्राइग्लिसराइड 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल। मेरी बात समझ रहे? इसी हिसाब से अगर मान लो आई से मोनोग्लिसराइड में कितनी एटीपी बनेंगे तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। आई से आप पता लगा ना, मैं एक बार दोबारा बता दूं, अगर मैं कहूं मोनोग्लिसराइड है, ये 1 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल, आई से अब वो स्प्लिट हो रहा है, वो टोटली डिपेंड किस पे करता है, वो डाइग्लिसराइड है ट्राइग्लिसराइड है, वो क्या है। अगर मैं बोलूं ट्राइग्लिसराइड इट मीन 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल एक ही है लेकिन फैटी एसिड 3 हो जाएंगे, तो अब इसे ट्राइग्लिसराइड। व्हेन आई से 2 ग्लिसराइड इट मींस 2 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल। अंडरस्टूड? अगर मैं बोलूं कि मोनोग्लिसराइड इज 1 फैटी एसिड 1, इस मीन इसी का जो फैट मेटाबॉलिज्म, जहां फैट ब्रेकडाउन होता है वो मोनोग्लिसराइड, डाइसेक्राइड या ट्राइग्लिसराइड पे होता है, वो उसी हिसाब से फिर इसका अगर मानो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होगा, फैटी एसिड का एक किसमें कन्वर्ट एसिटाइल कोलिन में, इस तरह से साइकिल चलेगा। अब एक चीज इस साइकिल में मुझे आपको समझाना है, आज सभी में देखें मेरे बच्चे कॉमन पाथवे। अब एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है, सभी पहले ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस,
कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, इस कैटाबॉलिक नहीं, क्या हो रहा है, सारा फैट सेपरेट हो रहा है, ग्लूकोज सेपरेट हो रहा है, प्रोटीन सेपरेट हो रहा है, और सारे जाके एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होना शुरू हुआ, एनाबॉलिज्म हुआ। इट मीन दो प्रोसेस सिमिलर चल रहे हैं, इट मीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म टेक प्लेस। सो दैट इज व्हाई द रेस्पिरेशन पाथवे या respiration is a amphibolic pathway. Why do you know amphibolic? Why? Because एक तरफ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, एक तरफ सारे कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गए, तो इस प्रकार के पाथवे को, सो रेस्पिरेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट, फॉर फैट सबस्ट्रेट, फॉर प्रोटीन सबस्ट्रेट इज ए एम्फीबोलिक पाथवे। ए कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, इज ए व्हाट, इज ए एम्फीबोलिक पाथवे। मैं अगर यहां पे लिख दूं, यस, इज ए एम्फीबोलिक पाथवे। अंडरस्टूड व्हाट इज ए एम्फीबोलिक पाथवे? एम्फीबोलिक पाथवे हम चाहे वो प्रोटीन की बात करें, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का बात करें या फैट का बात करें, सभी में क्या हो रहा है, पहले डिस्ट्रक्टिव हुआ देन कंस्ट्रक्ट हुआ, दैट पाथवे इज नोन एज एम्फीबोलिक पाथवे। अंडरस्टूड? इट मींस अब एक चीज और, पहले कौन सा सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन होगा, फिर कौन से, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नीड में आया भी हुआ है। देन फर्स्ट इज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, देन फैट, देन प्रोटीन्स। इस तरह से ये सारा साइकिल, दैट इज व्हाई वी से इट इज ए कॉमन पाथवेज फॉर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से सारा पाथवे चलता है। No, इसमें मैं कह रहा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज आल्सो नोन रेस्पिरेटरी रेशियो। इज रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, RQ इज इक्वल टू, इज डिफाइंड एज, या इसको आप सिंपल डेफिनेशन दे कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लीज्ड, या रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लीज्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज नोन एज व्हाट, इज नोन ए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को लिखा कैसे जाए, RQ इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब, दिस इज RQ। जैसे कोई एग्जाम्पल बताएं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले, अगर मैं कहूं कि अगर हमें RQ निकालना है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, अगर मुझे RQ किसका निकालना है, RQ निकालना है फॉर कार्बोहाइड्रेट का, वो कैसे, that is say for example C6H12O6 when combined with oxygen, 6 molecule with the help of enzymes, it's lead to the formation of 6 molecule of carbon dioxide and 6 molecule of water plus released energy। अब मेरे बच्चे इसका RQ निकालना है कार्बोहाइड्रेट, वो कैसे निकालेंगे, हमें पता था RQ किसके बराबर है, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम्ड, या सॉरी रिलीज कितनी हो रही है, 6, वी से 6, और टोटल ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, हाउ मच, 6 ऑक्सीजन। देन व्हाट इज द आंसर इज RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट, 1। ठीक है, इस तरह से हम निकाल। सिमिलरली अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे फैट की देखना चाहते हैं या प्रोटीन की देखना, इज लेस देन 1, और इवन बैलेंस डाइट यूज से नियर अबाउट 0.85, है ना। इस तरह से हम बहुत सारा वैल्यू इसकी कैलकुलेट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। जैसे अगर मैं प्रोटीन का RQ निकालना है, प्रोटीन का RQ कितना रहेगा, प्रोटीन का RQ इज लेस देन 0.6 के करीब रहता है ना, और फैट का नियर अबाउट इसी तरह से नियर अबाउट वैल्यू रहती है, वो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और बैलेंस डाइट का नियर अबाउट RQ वैल्यू कितना होता है, 0.85, है ना। इस तरह से हम RQ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।